हेलो बच्चों। और अपने यहाँ बायोलॉजी की जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसमें जो 15वां पेपर हुआ था उसमें जेनेटिक्स का पहला चैप्टर आया था, ठीक है ना, जिसमें कुछ क्वेश्चन बच्चों को कठिन लगे, तो वो हम वही समझाने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हालांकि हम कई सारे क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन वरीयता क्रम में जो ज़्यादातर क्वेश्चन गलत किया बच्चों ने वो पहले बताएंगे, ठीक है ना। चलो देखो, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है ह्यूमन स्किन कलर इज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ। हमें समझ नहीं आ रहा ये क्यों गलत किया सब लोगों ने। हो सकता है ज्यादातर बच्चे मल्टीपल एलिनिज्म और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में कंफ्यूज हो, दोनों एक ही चीजें नहीं, इसलिए फोर्थ आंसर मत लगा देना। मल्टीपल एलिनिज्म मतलब होता है एक ही करेक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन के कई एलील, और पॉलीजेनिक माने जीन ही बहुत सारे हैं, है ना। जीन मतलब ये हुआ कि जैसे हो सकता है स्किन कलर को कंट्रोल करने वाले जीन कुछ इस जोड़ी क्रोमोसोम पे हों, कुछ जीन जो होते हैं हो सकता है इस जोड़ी क्रोमोसोम पे हों, कुछ जीन जो होते हैं इस जोड़ी क्रोमोसोम पर हों, यहाँ बैठा हो यहाँ बैठा हो, फिर कुछ यहाँ हो यहाँ हो, कुछ यहाँ हो यहाँ, इस तरह से। और तो ये जीन अलग है, ये जीन अलग है, ये जीन अलग है, लेकिन तीनों मिलकर स्किन कलर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिनोमेना हो गया पॉलीजेनिक। और इन्हीं केवल एलील्स के और भी रूप बन जाएं, एक ही जीन के कई सारे रूप बन जाएं, तो ये होता है मल्टीपल एलिनिज्म। अब इस समय बहुत टाइम नहीं हम पूरा कायदे समझाने का, तो ध्यान करो, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम मल्टीपल एलिनिज्म का एग्जाम्पल था हम लोगों में, और स्किन कलर और ह्यूमन हाइट ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल हैं, इसलिए इसका आंसर हो गया थर्ड। कंफ्यूज मत हो, फोर्थ नहीं हो सकता, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। क्वेश्चन था व्हेन मेंडल सेल्फ हाइब्रिडाइज्ड द F1 प्लांट ऑफ जीनोटाइप ये, इन F2 जनरेशन द येलो एंड ग्रीन कलर सेग्रीगेटेड इन द रेशियो। कहने में चाहे जितना लंबा सवाल लगे, हमें तो नहीं लगता इसको पेन भी चलाना चाहिए। अरे ये तुम्हें परेशान करने के लिए इसको डाई हाइब्रिड जीनोटाइप दिखा दिया, तुमसे फिनोटिपिकली एक ही कैरेक्टर पूछा। तो सोचो मेंडल के F1 से जब F2 बनाते थे, सेकेंड जनरेशन पहुंचते थे, तो जो फिनोटाइप होता था, रूप का टाइप होता था कि 3 टाल आते थे, एक ड्वार्फ आता था, 3:1 का रेशियो आता था। भाई एक ही कैरेक्टर तो पूछा। हाँ, हम दो कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन पूछते अगर, तो अनुपात 9:3:6 होता, वरना यहां तो आंसर केवल और केवल यही आएगा 3:1। सिर्फ कलर के बारे में पूछा था, राउंडनेस के बारे में पूछा तो नहीं, जीनोटाइप जरूर दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो आंसर हो गया 3:1, क्योंकि ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। ए कपल ऑफ इन ए कपल ब्लड ग्रुप ऑफ हस्बैंड इज AB, दैट ऑफ वाइफ इज O, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर चाइल्ड विल बी हैविंग ब्लड ग्रुप। लो, लगाने तक की जरूरत नहीं भाई। अगर हस्बैंड का O ब्लड ग्रुप है, AB है, तो इसका मतलब उसके एलील हो गए ये वाले, और वाइफ का अगर O ब्लड ग्रुप है तो इसका मतलब उनमें हो गया IO। ये मिला दो तो भी O ब्लड ग्रुप आने वाला नहीं है, क्योंकि एक तरफ से IA आया तो एक तरफ से O आया, नतीजा ब्लड ग्रुप हो जाएगा A। अगर ये इससे मिल जाता तो भी IA आता, IO आ गया, ब्लड ग्रुप हो गया A। इसी तरह अगर ये इससे मिल जाता तो भी एक तरफ से IB आया, एक तरफ से IO, ब्लड ग्रुप हो गया B। ये इससे मिल गया तो भी बिल्कुल इसकी तरह ब्लड ग्रुप हो जाएगा B, है कि नहीं। तो पूछा ये था कि O ब्लड ग्रुप होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो तुम समझ गए कि अगर दोनों में से एक पेरेंट का AB ब्लड ग्रुप है, दूसरे का O है, बच्चे कभी O ब्लड ग्रुप के नहीं हो सकते, क्योंकि O ब्लड ग्रुप होने के लिए दोनों तरफ IO होना चाहिए। तो दूसरे पेरेंट में IO होने की गुंजाइश है नहीं, इसलिए कभी भी यहां 0 प्रोबेबिलिटी रहेगी। आंसर हो जाएगा फोर्थ, है ना। आंसर हो जाएगा तीसरे का फोर्थ। चलो भाई देखो अगला। इन एंटीराइनम मैजस 2 प्लांट्स विद पिंक फ्लावर वर हाइब्रिडाइज्ड, द ऑफस्प्रिंग plant produced red, pink and white in the proportion of 1:1। एक, ये 2 और 1। What could be the genotype of 2 plants? सवाल लगाने तक की जरूरत नहीं।
हम तुम्हें जेनेटिक्स पढ़ाते समय कहते हैं चाहे जितनी जेनेटिक्स पढ़ लो, अगर मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस तुम्हें ऊपर से लेकर नीचे तक साथ दिख रहा है तो पेन चलाने की जरूरत नहीं। तो उसको गौर से देखो मेंडल की नजरों में, तो ऐसा लगता है मेंडल का हम F1 जनरेशन से F2 जनरेशन पढ़ने जा रहे हैं। अरे ऐसे तो होता था मेंडल का कि कैपिटल टी और स्मॉल टी का हमने सेल्फिंग कराई तो जाके हमारा कहीं F2 जनरेशन में ये आता था कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी ना। चूंकि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है, वहां तो ये पूरी तरह टॉल होता था, है कि नहीं? ये पूरी तरह टॉल होता था, ये पूरी तरह टॉल होता था, ये ड्वार्फ होता था। लेकिन चूंकि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है, इन दोनों का असर आएगा तो ये न तो पूरी तरह टॉल होगा न पूरी तरह ड्वार्फ, न पूरी तरह टॉल होगा न पूरी तरह ड्वार्फ। तो ऐसा लगता है यहां जो फिनोटाइप आए वो भी आया, एक पूरी तरह अलग, दो अलग, एक अलग, 1:1 का अनुपात दर्शा रहे हैं। और जीन का कॉम्बिनेशन देखो तो कैपिटल टी एक है कॉम्बिनेशन, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कॉम्बिनेशन दो हैं और स्मॉल टी वाला। तो कौन सा हुआ भैया जीनोटाइप? ऐसा तभी आएगा जब F1 जनरेशन हेटेरोजाइगस हो, कैपिटल टी स्मॉल टी हो। समझ पाए ना? तो इस तरह से सवाल था क्वेश्चन नंबर 33 और आंसर तुम समझ गए कि इसके लिए पेरेंट हेटेरोजाइगस होना पड़ेगा। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया, ठीक था, थोड़ा सा बताने लगता है, बहुत ज्यादा नहीं था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस? पता नहीं क्यों पूछ दिया है सवाल, क्यों गलत कर रहे हो तुम लोग, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा इसमें। सीधा सीधा एग्जाम्पल पूछा था, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था, और ये भी कई सारे बच्चों ने गलत कर रखा है भाई। AB ब्लड ग्रुपिंग, ये तो हम लोगों में मल्टीपल एलिजिम का एग्जाम्पल था, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। सिकल सेल एनीमिया ह्यूमन जेनेटिक्स में पढ़ाई थी, है ना? हेटेरोजाइगस कंडीशन हो, सिकल सेल एनीमिया नहीं होगी, दोनों में स्मॉल लेटर आ जाएंगे क्योंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज थी। तो ये वैसे ही इनहेरिटेंस दर्शाती है जैसा मेंडेलियन फैक्टर दर्शाते हैं, अर्थात ये डोमिनेंट रिसेसिव फिनोमेना दर्शाती है। फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर, बस ये बेस्ट एग्जाम्पल था। याद आया कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 69, थर्ड आंसर है। 2-3 एग्जाम्पल पढ़े थे। फ्लावर कलर इन एंटीरेनम मेजर्स, यानी जिसको डॉग फ्लावर कहते थे। ऐसे कि स्टार्च ग्रेन साइज इन पी, ध्यान करो पढ़ा था, कुछ याद आया? तो इस तरह से ये 2 बढ़िया एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। सीधा सीधा एग्जाम्पल था, फिर भी गलत कर रहे बच्चे। देखते 76 क्वेश्चन, 76, ठीक है ना? चलो थोड़ा बताने लगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टोजन और प्रोजेस्टोजन एंड एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस। ध्यान करो, जब हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर पढ़ते थे, स्पेशली हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़ते थे, पढ़ाते समय हमने कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ाए थे। कुछ नॉन रिवर्सिबल, जैसे उनको सर्जिकल मेथड कहा था, कुछ रिवर्सिबल पढ़ाए थे। रिवर्सिबल में भी हमने 4 प्रकार बताए थे। नंबर 1 नेचुरल मेथड या ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें 3 तरीके से बताए थे। अब लिख के दिखाएंगे, टाइम बहुत लग जाएगा। ऐसे कुछ नेचुरल मेथड बताए थे, याद आया था? 3। नंबर 1 लैक्टेशनल अमीनोरिया, नंबर 2 क्वाइटस इंटरप्शन, नंबर 3 पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, साथ ही साथ कुछ यहाँ बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी बताए थे। याद आया? तमाम, जिसमें एक नाम कॉन्डोम का था, एक वेजाइनल डायफ्राम का था, सर्वाइकल कैप का था और फीमेल कॉन्डोम का नाम था। याद आया? कुछ बॉल्ट का नाम भी था। फिर यहाँ पर कुछ हार्मोनल भी थे और इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस भी थे, और हमने कहा था कुछ हार्मोनल भी थे। हार्मोन वाले में ये कहा था 2 तरह से आते हैं, इंजेक्टेबल भी आते हैं और पिल्स भी आती हैं। यहीं पर इसके बारे में हमने खूब बताया था। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है फिलहाल, तब देखते हैं कि आगे बात करेंगे। क्वेश्चन ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टोजन और प्रोजेस्टोजन एंड एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, या फिर लिखा है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस विदिन 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptives। बिल्कुल सही बात है। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, अरे मेडिकल स्टोर तमाम बैनर लेके देखे होंगे ना, अनवांटेड 72 आईपिल के लिए लिखा रहता था ना, वही है। अभी बताते थोड़ी सा। तो पहली बात तो पूरी तरह सही है,
76 क्वेश्चन देख लो भाई, एक बार समझ लो। फिर हम तुम्हें ये बताते थे, दूसरा देखते, एज दे कुड बी यूज टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। बिल्कुल सही, ये भी दोनों बातें सही, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। बातें दोनों सही हैं, नहीं समझ पाए, बातें दोनों सही हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये कैसे, जैसे कोई कहते हैं कि दिलीप गंगवार बायोलॉजी पढ़ाते हैं, बात ठीक है, फिर रीजन हो कि उनके स्टमक ड्यूडेनम जेजुनम इलियम है, बात तो ये भी सही है, लेकिन क्या हमारे स्टमक ड्यूडेनम जेजुनम इलियम है इसलिए बायोलॉजी पढ़ाते? क्या हर स्टमक ड्यूडेनम जेजुनम इलियम वाला इंसान बायोलॉजी पढ़ाएगा क्या? बातें दोनों सही हैं, एक्सप्लेनेशन सही नहीं। एक्सप्लेनेशन ये होना चाहिए कि दिलीप गंगवार ने बायोलॉजी पढ़ रखी है, बायोलॉजी की जानकारी है, इसलिए बायोलॉजी पढ़ाते हैं। तो वैसे ये है, बातें दोनों सही, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये होता कि जब हम 72 आवर्स के अंदर, क्योंकि ध्यान करो जब हमने तुम्हें ये पढ़ाया था तो कहा था कि एनसीईआरटी ने एक डायग्राम बनाया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या किया, यहां से चीजें जाते हुए दिखाई गई। हमने तो पढ़ाते समय ये भी कहा था कि ऐसे तो हम 4th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जिस दिन फर्टिलाइजेशन होता है उसके चौथे दिन मम्मी के यूट्रस में पहुंच जाते हैं। 16 सेल्ड मारुला स्टेज होती है, उसमें वो बात की बात है। फिर आती थी ब्लास्टुला स्टेज, और यही ब्लास्टुला स्टेज यूट्रस की दीवार में आके चिपक जाता था, मगर अब तक दिन हो चुका 7। तो जब तक ये एम्ब्रियो अर्थात ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की दीवार में आके चिपके, इससे पहले अगर हम यहां फॉरेन बॉडी पहुंचा दें, इंट्रायूट्राइन डिवाइस के रूप में पहुंचा दो, तो क्या होता था, यहां पर फाइगोसाइटोसिस बढ़ जाती थी और यूट्रस की दीवार इम्प्लांटेशन के लायक नहीं रहती थी। नतीजा अपने आप ये जाइगोट बाहर चला जाएगा, एम्ब्रियो बाहर चला जाएगा। तो इसलिए ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में 72 घंटे से, देखो चौथे दिन यहां आए है कि नहीं, एक दिन में कितने, 24 घंटे। तो चौथे दिन का मतलब है कि हम 3 दिन बाद कभी भी यहां आ गए, और 24 दियो 72, इसलिए 72 घंटे से पहले ही हमको या तो हार्मोन्स की डोज देनी पड़ती है या कोई इंट्रायूट्राइन डिवाइस पहुंचाना पड़ता है। तो दोनों बातें सही हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका 76 का ये नहीं है। 76 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये होता कि अगर इंट्रायूट्राइन डिवाइस पहुंचा देते तो यूट्रस इम्प्लांटेशन के लायक नहीं बचता। तो ठीक है, बिल्कुल सही है, आंसर होना चाहिए इसका जिसमें दोनों सही हो और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो, वो होना चाहिए 76, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 78 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन बहुत सारे बताएंगे, लेकिन हमने बरीता क्रम में रखे हैं कि जो बच्चों को, ज़्यादा बच्चों ने गलत की वो पहले बता दें। 78, ए मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड। एक मैन जिसके फादर है कलर ब्लाइंड, इनसे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। इनके फादर हैं कलर ब्लाइंड। हम ऐसे करके सिंबल करके पढ़ाते हैं, कुछ लोग ऐसे एक्स ऐसे करके पढ़ा लेते हैं, बात एक ही, चलो जैसे पढ़ा दें, बिगाड़े पहले, ठीक है ना। अच्छा अभी पढ़ा रहे हैं, तो ठीक है। अगर इनके फादर में कलर ब्लाइंड थे, अर्थात फादर में यहाँ पर जीन खराब हो गया, तो चूंकि लड़का होने के लिए फादर साइड से हमेशा बाई आता है, मम्मी साइड से आता है। अच्छा आगे मम्मी का तो देख लें, हाँ लिखा है ए मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड मैरीज ए वोमेन, बस इतना ही लिखा। इसका मतलब ये हुआ कि मम्मी साइड से इनके अच्छा जीन आएगा और फादर साइड से बाई आएगा। कुल मिला के ये कलर ब्लाइंडनेस का जीन इनके अंदर नहीं आ पाया, क्योंकि इनके फादर कलर ब्लाइंड थे और फादर साइड से लड़कों में हमेशा बाई क्रोमोसोम आता, न कि एक्स। तो खैर कोई फर्क नहीं आया। अच्छा अब लिखा है मैरीज ए वुमेन हु हैड कलर ब्लाइंड मदर एंड नॉर्मल फादर। इनकी शादी ऐसी महिला से हुई जिसकी कलर ब्लाइंड मदर हैं। अब मदर कलर ब्लाइंड हैं, इसका मतलब है मदर का इधर भी जीन खराब हो गया, इधर भी जीन खराब हो गया। फादर बिल्कुल सही है, फादर का ये जीन सही है, फादर के भाई से लेना देना क्या। चूंकि लड़की होने के लिए मम्मी साइड से ये आएगा, मम्मी साइड से ये आया, तो इनकी में ये तो जीन टनाटन है, लेकिन ये जीन है खराब। लड़की को कलर ब्लाइंड
इस लड़की को, इस महिला को कलर ब्लाइंडनेस अभी है नहीं, उसके लिए कैरियर बन चुकी है, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं। अब पूछा क्या, व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चाइल्ड ऑफ दिस कपल विल बी कलर ब्लाइंड। तो देख लो भैया, ये मिला तो ऐसा लगता है इसको हम खराब जीन बना दें, तो खराब जीन खोखला कर दो तो ठीक रहेगा, लेकिन इधर से तो आने नहीं था, तो इधर से तो कोई बात नहीं। और मम्मी ये टनाटन थी, दोनों अच्छे जीन आएंगे। बच्चा कुछ लोग एक्सी करके पढ़ते हैं, हमारी आदत है हम ऐसे सिंबल बना के पढ़ाते हैं। इधर से भी अच्छा एलील आया, काम करने वाला, ठोस, दमदार, इधर से भी ठोस आया। नतीजा ये होगी तो लड़की, लेकिन इसमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी, ये भी बढ़िया जीन है, ये भी बढ़िया जीन है। नतीजा ये आयोडॉप्सिन बना लेंगे। ये मिलता, बाई इधर से आया, इधर से एक्स आया, लेकिन एक्स पे जीन नॉन फंक्शनल नहीं है, फंक्शनल है। नतीजा इस सकल सूरत में तो लड़का हो जाएगा, लेकिन होगा बिल्कुल टनाटन, इसको कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन अगर इधर से ये आया और ये इसके साथ मिल गया, तो गौर से देखो, मम्मी पापा साइड से बढ़िया जीन आया, लेकिन मम्मी साइड से खराब आ गया। एक्स क्रोमोजोम है दोनों, होगी तो ये लड़की, लेकिन इसको कोई बीमारी नहीं होगी। और ये मिल गया तो ये आया और ये आया, होगा ये लड़का, लेकिन ये कलर ब्लाइंड हो जाएगा, क्योंकि लड़के में अकेला एक ही एक्स होता है, वो भी खराब हो गया तो बीमारी आ जाएगी। तो पूछा था व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चाइल्ड, दो बच्चे हैं, दो में से ये डिजीज्ड है, ये प्रभावित है, और ये डिजीज्ड नहीं है। दो में से एक लड़का, यानी कि तुम परसेंटेज हमें बताओ कितनी होनी चाहिए। 78 का आंसर 50%, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो गया जितने भी लड़के होंगे उसमें से आधे बीमार होंगे। बिल्कुल ठीक, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखें नेक्स्ट, विच लॉ कैन बी प्रूव्ड ओनली बाई डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये तो बहुत सिंपल सा, क्लास में सीधे खुलेआम बताते हैं कि मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, वो तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही साबित हो जाता था। लेकिन जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, उसके लिए कम से कम दो जोड़ी होनी चाहिए, है कि नहीं? कम से कम दो जोड़ी जीन हो, तब इंडिपेंडेंस वाली बात समझ में आएगी। थोड़ी सी भले समझा दे, नहीं समझाने में क्या बहुत टाइम लग जाएगा खामखा। तो इसका हमको लगता है विच कैन बी प्रूव्ड ओनली बाई डाई हाइब्रिड क्रॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कहो तो बहुत थोड़ा बता दे। जैसे मान लो कोई ये सोचो, एक ही लक्षण को हम पढ़ रहे हैं, एक ये एलील है मान लो बिल्कुल बढ़िया है, काम कर रहा है, एक ये एलील खोखला है, खराब हो गया, यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया। इन केस ऑफ डिसिमिलर फैक्टर्स वन डोमिनेट्स द अदर्स। एक ही कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे हैं, और यहाँ साबित हो गई लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात। फिर जब गैमीट बनेंगे तो हो सकता है कुछ गैमीट में ये वाला चला जाए, फिर जब गैमीट्स बनेंगे तो कुछ गैमीट्स में हो सकता है ये वाला चला जाए। लो, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी हो गया कि एक जोड़ी के दोनों फैक्टर गैमीट्स बनते समय एक दूसरे से सेपरेट हो जाते, सेग्रीगेट कर जाते। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस से फर्स्ट सेकंड लॉ दोनों साबित होते हैं। लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के सोचो, वो तभी साबित कर पाओगे जब कम से कम एक जोड़ी लोग और हों। जैसे मान लो ये दूसरे कैरेक्टर के हमने एलील बनाए, ये अब कह सकते हो कि ये पूरी तरह इंडिपेंडेंट है इसके साथ किसी गैमेट में जाने के लिए, या फिर कह सकते हो ये इंडिपेंडेंट है, जरूरी नहीं इसके साथ जाए, ये इसके साथ किसी गैमेट में आ सकता है। ये भी इंडिपेंडेंट है, ये इसके साथ किसी गैमेट में आ सकता है, ये इसके साथ किसी गैमेट में आ सकता है। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए मिनिमम डाइहाइब्रिड क्रॉस तो हो ही हो। तो आंसर हो गया ये। ठीक, नेक्स्ट देखो, इन ए हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विद ए होमोजाइगस ड्वार्फ। होमोजाइगस ड्वार्फ लिखो ना लिखो, ड्वार्फ तो हमेशा स्मॉल टी कंडीशन में ही, अर्थात होमोजाइगस कंडीशन में ही ड्वार्फिज्म आती है। इफ ए हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विद ए होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट देन व्हाट शैल बी द परसेंटेज ऑफ ड्वार्फ ऑफ सिंपल सा मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस पूछा गया था, फिर भी चलो करके दिखाई दे रहे हैं। देखो ये है टॉल प्लांट, वो भी हेटेरोजाइगस, बोले क्रॉस कराया गया है ड्वार्फ से,
हम तो कहते हैं ना बार बार कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो तुम्हें 24 घंटा दिखे, पेन नहीं चलाना पड़ेगा। ये परिभाषा से, क्वेश्चन की भाषा से लग रहा है ये टेस्ट क्रॉस पूछ रहे हैं मेंडल का, मोनोहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस। आंसर 53% आ जाएगा, देखो करके देखते हैं। सोचो ये मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब पौधा हो गया टाल। ये इससे मिलता कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब पौधा आएगा टाल। ये इससे मिलता तो स्मॉल टी, बताओ पौधा कैसा आएगा, ड्वार्फ। ये इससे मिल जाता तो भी स्मॉल टी यानी पौधा आएगा ड्वार्फ। लो भैया मामला कितना कितना हो गया, आधा आधा। तो आंसर है क्वेश्चन नंबर 85, आंसर होगा मामला 50% का है। चलो असर्शन है एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड्स द चाइल्ड फुल्ली, जब तक कोई महिला अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, चांसेस ऑफ कॉन्सेप्शन आर ऑलमोस्ट निल। हाँ ये तो लैक्टेशनल अमीनूरिया है, उसमें यही तो कहा जाता है कि जब भी कोई मदर अपने बच्चे को अपना स्तनपान कराती है अर्थात लैक्टेशन करती है, तब तक अमीनूरिया रहती है, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। और यूट्रस में मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, ओवरी में ओवेरियन साइकिल भी नहीं चलती। तो जब ओवम नहीं निकलेगा, यूट्रस भी तैयार नहीं है प्रेगनेंसी के लिए, तो प्रेगनेंसी कैसे होगी, कॉन्सेप्शन कैसे होगा। तो पहली बात तो बिल्कुल सही। दूसरा क्या है, लैक्टेशनल अमीनूरिया मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग द, वही बात लिखी पूरी। तो क्वेश्चन नंबर 12 और मेरे हिसाब से बिल्कुल सही बातें लिखी हैं, तो आंसर इसका तुम लोग समझ ही गए होगे। ये है एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन कि इसलिए कॉन्ट्रासेप्शन हो जाता है क्योंकि उस समय ओवुलेशन नहीं होता। इस तरह का एक्सप्लेनेशन होता तब रीजन सही माना जाता, ठीक ना। तो बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लो भाई एक बार सब लोग सब। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम क्रॉसिंग ओवर बिटवीन लिंक्ड जीन इज अप्रॉक्स 50%। लिंक्ड जीन के केस में क्रॉस कराते हैं तो 50% से, चाहे थोड़ी ही सही, 50% से कम ही फ्रिक्वेंसी आती है। क्यों? अगर 50% रिकॉम्बिनेंट्स बन जाए तो फिर वो अनलिंक्ड हो जाते हैं, जैसा कि मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस में होते थे। अब इस कहानी को समझने में बहुत टाइम लगेगा, ये हम समझा नहीं पाएंगे, थोड़ा दिखाएंगे। जैसे ऐसे सोचो कि ये कोई पौधा था, एक जीन यहां है, दूसरे जीन यहां, ऐसे एक ठोस बनाया, एक खोखला बनाया, मतलब एक को डोमिनेंट मान लेना, एक को रिसेसिव मान लेना। तो फिर तुम सोचो ना, और मान लो इसका क्रॉस हमने इससे कराया, रिसेसिव से कराया, कलर कुछ भी लेने, जिसमें ये भी खोखला, ये भी खोखला, ये भी खोखला, ये भी खोखला, यानी कि सारे फैक्टर रिसेसिव है। ये दो अलग अलग जीन है, डायहाइब्रिड क्रॉस बना रहा है। तो समझो ना हम क्या करें, यहां पर तुम्हारे 4 प्रकार के गैमेट्स बनेंगे। ये इसके साथ आया तो लगता है ठोस के साथ दूसरे का ठोस आया, है ना। जैसे मेंडल की भाषा में पढ़े तो कैपिटल आर कैपिटल वाई। ये इसके साथ आता तो कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, ये इसके साथ आता स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, ये इसके साथ आता स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। तो ऐसे मान लो ये 4 प्रकार के गैमेट्स बने, है कि नहीं। अब इन गैमेट्स का अगर इधर से कोई भी गैमेट लो, इधर से सारे गैमेट ऐसे ही आएंगे, एक का खोखला आएगा, दूसरे का भी खोखला ही आएगा, तो इनसे बच्चों के उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिनोटाइप तो इनसे आएगा। तो ऐसा लगता है ये पूरी तरह रिसेसिव पेरेंट है। ये नया कॉम्बिनेशन रिसेसिव, एक करेक्टर का रिसेसिव, दूसरे का डोमिनेंट, एक का डोमिनेंट, दूसरे का रिसेसिव, इसमें दोनों डोमिनेंट। तो ऐसा लगता है कि ये आधे 4 में से 2 न्यू कॉम्बिनेशन है, ये 2 पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। मामला 50-50% का है। तो जब कभी न्यू कॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट 50% आती है तो मामला इंडिपेंडेंट का हो जाता है, अनलिंक्ड का हो जाता है। और सोचो ये दोनों जीन यही बैठे, ये वाले भी इसी क्रोमोसोम पे बैठे होते, ये वाला इसी पे बैठा होता, इसको भूल जाओ।
तो जब हम इसका डोमिनेंट उठाएंगे तो काफी चांस था दूसरे करेक्टर का भी डोमिनेंट फैक्टर आए। इसका रिसेसिव फैक्टर उठाएंगे तो दूसरे फैक्टर का भी रिसेसिव आने का चांस ज्यादा, यानी कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनने का चांस ज्यादा। क्रॉसिंग ओवर की वजह से न्यू कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज हमेशा 50 से कम आएगी। तो इस तरह से मैक्सिमम परसेंटेज 50% होती, कब? जब जीन अनलिंक्ड हो, अलग अलग क्रोमोसोम पर हो, सेम क्रोमोसोम पर है, परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन 50 से कम ही आएगी। कितनी कम आएगी डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। इसी को तो क्रोमोसोम मैपिंग में इसका फायदा उठाया गया था। तो इस तरह से फिर से पढ़ लेते, क्वेश्चन तो भूल ही गए। लिखा था मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम क्रॉसिंग ओवर बिटवीन लिंक जीन इज अप्रॉक्स 50%। सही है। लिंक जीन सो हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज लॉन्गर। अभी भी तो कहा था कि डिस्टेंस जितनी ज्यादा बढ़ाते जाओगे उनके बीच न्यू कॉम्बिनेशन ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। डिस्टेंस इतनी कर दोगे अलग अलग ट्रेन के हिस्सा बन जाए तो मैक्सिमम 50% बन जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर था 29 और इसके दोनों स्टेटमेंट पूरी तरह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई, मजा आ गया। एक कलर ब्लाइंड मैन, कलर ब्लाइंड बहुत सवाल है। मैरीज कलर ब्लाइंड मैन। अब की बार हम बच्चों तुम्हारी भाषा में लिख के दिखाते, देखो XY करके पढ़ा देते हैं। यहां पे मान लिया हमने लिखा है सी, ज्यादातर टीचर ऐसे ही पढ़ाते हैं, हम भी ऐसे ही पढ़ा दे रहे हैं। कलर ब्लाइंड मैन है ये। मैरीज ए डॉटर ऑफ नॉर्मल वुमेन एंड कलर ब्लाइंड मैन। इसकी शादी ऐसी महिला से होने जा रही, महिला मतलब पहले तो XX लिख दें, लिखा है इस महिला की डॉटर ऑफ नॉर्मल वुमेन। इस महिला की जो मम्मी थी, एक मिनट, इस महिला की जो मम्मी थी वो नॉर्मल है, पापा थे कलर ब्लाइंड। तो यहाँ पे C लिख दिया आपने, चलो, क्योंकि हमारा वाला कॉन्सेप्ट जो है ना क्रोमोसोम बनाने, अरे क्या हो गया, वो कुछ बच्चों को थोड़ा कम। तो समझो बच्ची पैदा होने में मम्मी साइड से सदा, पापा साइड से सदा X क्रोमोसोम भी आएगा। मम्मी से तो चाहिए आ जाए, चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लो ये आ गया तो हमने मान लिया कि इधर यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन आ गया, लेकिन इसमें दूसरी तरफ जीन नहीं है, तो इसलिए बीमार नहीं होगी, कैरियर बन गई। अब करें इनकी, अब इन दोनों की शादी हुई। द रेशियो ऑफ कैरियर डॉटर्स, कलर ब्लाइंड डॉटर्स, नॉर्मल सन एंड कलर ब्लाइंड सन। अच्छा, 4 चीजें पूछी, तो सुन लो भैया। ये मिला AX, इधर भी C लिख गया, इधर भी C लिख गया। पहले तो लड़का होगा कि लड़की, लड़की, और वो भी कैसी होगी, कलर ब्लाइंड। तो यहाँ C लिख दिया, ठीक। ये मिलता AX, मगर इधर से C आ गया। लड़की होगी कि लड़का, लड़की। कलर ब्लाइंड हो गई कि नहीं होगी, नहीं होगी, कैरियर बन जाएगी। ये चलो, ये मिला, इधर से आया X, इधर से आया Y, इधर से Y आ गया, इधर से यहाँ पर ये आया। लड़कों के केस में एक ही X होता है, वो भी खराब हो गया तो बीमारी होनी ही होनी है। यहाँ तो दूसरा संभाल लेता है। ये लड़का है लेकिन कलर ब्लाइंड, ये मिल गया तो XY मिला, लड़का तो ये भी बनेगा, लेकिन इसमें ये मम्मी साइड से बढ़िया जी क्रोमोसोम आया, बिना बीमारी वाला क्रोमोसोम आया। तो कहने को लड़का होगा लेकिन किसको कोई बीमारी नहीं होगी। तो तुम्हारे सामने साफ है, 2 लड़कियां 2 लड़के हैं, एक लड़की भी कलर ब्लाइंड, एक लड़की नॉर्मल, एक लड़का कलर ब्लाइंड, एक लड़का नॉर्मल। अनुपात क्या हो गया, 1:1 का। तो आंसर इसका होना चाहिए 36 का। देख लो सब लोग, हट जाए, लो देखो, चलो बाकी अपना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इतनी देर में। आगे देखते हैं, फिर कलर ब्लाइंड भी आ गया। एक कलर ब्लाइंड मैन मैरीज ए नॉर्मल वुमेन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, व्हाट परसेंटेज ऑफ, जैसे अभी बताया था बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है ना। तो इसको खामखा समझ नहीं होता है, बार बार भाई फादर और सास ससुर अपना निकालना उसके। ये सवाल क्यों पूछा हमको समझ नहीं आ रहा बच्चों को। थ्योरी का सवाल था। हीमोग्लोबिन जब पढ़ाते थे तो बताते थे कि एक हीम नाम का उसमें पिगमेंट होता, ग्लोबिन नाम की, चैन ग्लोबिन नाम, ऐसे बताते तो थे। ध्यान करो, अब ज्यादा नहीं समझाएंगे भाई, हल्का फुल्का हिंट किए दे रहे हैं।
ऐसे हम पढ़ाते थे तुम्हें, एक सेल बनाते थे और ये कहते थे कि अच्छे वाले इंसान में हमारा 100 ml ब्लड 20 ml ऑक्सीजन कैरी करता है। अलग बात भी, यहाँ से यहाँ तक 20 ml ऑक्सीजन ले जाता है, डिलीवर कम करता है, 5 ml करता है, लेकिन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो 20 ml है। अगर हमारे ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाए तो इसी कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। क्यों हो जाती है एनीमिया? किसी वजह से आरबीसी लॉस हो जाए, क्योंकि आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, क्योंकि तुम भी जानते हो 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट तो हीमोग्लोबिन ही करता है, तो अगर आरबीसी नहीं तो हीमोग्लोबिन नहीं, हीमोग्लोबिन नहीं तो ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी, हमारे ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट ही जाएगी। कंडीशन को एनीमिया कहेंगे। ये आरबीसी किसी वजह से भी कम हो सकती है, जैसे टांग कट गई, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई तो भी आरबीसी काउंट कम हो जाएगी। या मान लो मलेरिया पैरासाइट तुम्हारे ब्लड में पहुंच गया, उसकी एरिथ्रोसाइटिक साइकिल की वजह से आरबीसी रप्चर हो जाए तो भी खून की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगी। या आरबीसी किसी वजह से डैमेज हो जाए, जैसे एक बीमारी होती है स्फीरोसाइटोसिस जिसमें एक गोल मटोल हो जाती है, ऐसी बीमारी होती है सिकल सेल एनीमिया जिसमें हंसियाकार हो जाती है। तो एक्चुअली हंसियाकार, हम तुम्हें ध्यान करो, हम तो रेडियो मिर्ची बोला करते जब पढ़ाते थे, ऐसे डायग्राम भी बना के दिखाते थे, वो इसीलिए बनाते थे, इसी क्वेश्चन के चक्कर में ध्यान करो ऐसे कहते थे, हंसियाकार हो जाती थी। या फिर हम तुम्हें मिथुन दा की पिक्चर याद दिलाते थे, जैसे कहते थे जल्लाद। ये ऐसा लगता आरबीसी पतली पतली लंबी लंबी हो जाती। अब हमने तुम्हें कहानी बताई थी, फिर ब्लड में आरबीसी चलो लंबी हो गई तो ब्लड में आरबीसी कमी क्यों हो गई? तो हम तुम्हें ध्यान करो कहते थे कि इस तरह की आरबीसी को हमारे शरीर में एक अंग होता है जिसका नाम था स्प्लीन, है ना, वहां से गुजरना पड़ता है और यहां परीक्षा देनी पड़ती है कि आरबीसी तुम्हारा डायमीटर सामान्यतः 7 माइक्रोन का है मान लो, और तुम्हें अपने से कम माइक्रोन वाली ब्लड कैपिलरीज में से गुजरना पड़ता था। तो हम ये कहते थे तुम्हें कि जितनी टेढ़ी मेढ़ी मरी नुची खुची आरबीसी होती थी वो अपने से नैरो डायमीटर वाली ब्लड कैपिलरी से गुजर नहीं पाती है, तो यहाँ बैठी रहती थी बदमाश नाम की सेल जिनका नाम होता था मैक्रोफेजिज, वो जाके इनको खा जाती थी। इस तरह से ऐसा लगता है जितनी टेढ़ी मेढ़ी नुची खुची आरबीसी होती थी सब यही दफन हो जाती थी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी तो इसलिए कहते थे स्प्लीन को। याद आया? तो यहां पर पता नहीं क्यों सब लोगों की ये लंबी लंबी हंसिया जैसी हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी हंसिया, टेढ़ी तो होता है इसे, तभी तो सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, सिकलिंग हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन ए डाइहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन ये एंड ये, द रेशियो ऑफ इनका इन F2 जनरेशन, कुछ भी नहीं करना, देखते ही सवाल लगता है। फिर भी हमको लगता है पूरे टेस्ट का सबसे बढ़िया सवाल ये, जेनेटिक्स समझाने के लिए बहुत अच्छा सवाल है। देखो भाई, देखो ये तो बात तुम समझ गए, कैपिटल ए कैपिटल बी, इनका क्रॉस कराया गया स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल। यहाँ से जो F1 जनरेशन आएगी वो तो हम करके नहीं दिखाएंगे, हम लोग जानते हैं F1 जनरेशन जो बच्चे बनते हैं वो हेट्रोजाइगस बन जाते हैं स्मॉल बी से। अब यहाँ से जो F2 जनरेशन तैयार होगी, जो 16 बच्चे तैयार होंगे, अगर उनको हम लोग ऐसे बना के सॉल्व करेंगे तो पागल हो जाएंगे। फिर कैसे सॉल्व करेंगे? पूछा ये जीनोटाइप वाले बच्चे कितने होंगे, इतने जीनोटाइप वाले, ये वाले कैसे होंगे? है तो बहुत आसान, हालांकि ये डाइहाइब्रिड पूछा ऐसी देख के भी बता सकते हो और बहुत ही सरल है। देखो सेल्फिंग का मतलब होता है कि इसका क्रॉस इसी से, यही मतलब होता है सेल्फिंग का, अपना क्रॉस अपने आप से। ऐसे तुम लोग ऐसे पढ़ते थे, तो चाहे तो ऐसे लिख दो ये क्रॉस ये, और चाहे लिख दो ए का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दो, ठीक। अब ये पूछा है इनमें से कितने बच्चे ये वाले पढ़ेंगे, समझ पाए? हालांकि हम तुम्हें इसमें क्या बताएं, हमें तो ऐसे ही दिख रहा है। यहां पर तुम देखो एक हम उस समय फार्मूला बताए थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से बताए थे कि किसी भी पर्टिकुलर जीनोटाइप का पूछा जाए, अगर सेल्फिंग करा के पूछी गई तो हम ये कहते थे ऐसे लगा देना, पावर 2 पे पावर n कर देना, है ना।
n बराबर होता था नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स, नंबर ऑफ गड़बड़ जोड़ियां। ये बच्चे कितने बढ़ेंगे, यहाँ कोई जोड़ी गड़बड़ है नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, कैपिटल ए है तो दूसरा भी कैपिटल ए है, एक बी कैपिटल है तो दूसरा बी कैपिटल है, तो यहाँ पर पावर हो गई 2 पे पावर 0, आंसर हो गया 1, क्योंकि 0 की जब पावर लग जाती है तो हमें से बनाता है। पूरे मेंडल के डाई हैबिट क्लास में पहला बच्चा ऐसा ही तो बनता था, 1। ठीक, दूसरा देखते हैं। यहाँ ये जोड़ी गड़बड़ है, 2 पे पावर 1 हो जाएगा, और जब 2 पे पावर 1 करके निकालेंगे, इस तरह से पूरी कहानी निकालेंगे तो आंसर आएगा 2, तो यहाँ 2 भी है। तीसरा देखते हैं, यहाँ ये जोड़ी भी नहीं, ये गड़बड़ नहीं है, स्मॉल लेटर है लेकिन है दोनों लेटर स्मॉल, गड़बड़ ये भी नहीं, ये जोड़ी सिर्फ गड़बड़ है, ये 2 पे पावर n करो, यही फार्मूला लगाओ, एक जोड़ी गड़बड़ है तो 2 पे पावर 1 हो गया, आंसर 2 ही आएगा। तो इसका मतलब ये वाले बच्चे बनेंगे 2, ये वाले जोड़ी एक गड़बड़ है, गड़बड़ नहीं, तो 2 पे पावर जब यहाँ पर भी 1 होगा तो इसलिए बच्चा बनेगा सिर्फ 2। यहाँ एक भी जोड़ी को गड़बड़ नहीं, 2 पे पावर हम 0 करेंगे, आंसर आएगा 1। नहीं, यही फिर से लिख दें साफ सुथरा, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया कहानी। ठीक से देखो, फार्मूला हमने बताया था ऐसे लगाने से, एक और भी तरीका है लेकिन वो चूंकि सेल्फिंग है इसलिए सरल करके बता रहे हैं कि किसी भी पर्टिकुलर जीरो टाइप को पूछा जाए तो पावर होता है 2 पे पावर n कर देना, वेयर n इज द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स। ठीक, पहला केस बताया दे रहा, चलो इसको देखो, यहां कोई भी जोड़ी गड़बड़ नहीं है तो पावर 1 आ गया, यहां कोई भी जोड़ी गड़बड़ नहीं है तो 2 पे पावर 0 करना पड़ा, यहाँ सिर्फ ये जोड़ी गड़बड़ है इसलिए 2 पे पावर 1 करना पड़ेगा, एक जोड़ी गड़बड़ है, यहाँ एक जोड़ी गड़बड़ है, ये वाली ये गड़बड़ नहीं है तो 2 पे पावर यहाँ पर भी 1 करना पड़ेगा, यहाँ ना ये गड़बड़ है ना ये गड़बड़ है, यहाँ पर भी 2 पे पावर 0 करना पड़ेगा। सॉल्व कर लो, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 2 आएगा, वो 1 आएगा, तो आंसर हो गया 3rd, 14th का 3rd। अब तो थोड़ा शॉर्ट ज़्यादा कर दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 का 3rd। अगर ये सेल्फिंग ना कराई होती तो क्वेश्चन बताने में और मजा आता, फिर ये पावर 2 करके नहीं लग सकता था, फिर कुछ और तरीका अपना, लेकिन अब नहीं आया तो क्यों समय खराब करें। चलो अच्छा आगे देखते हैं। और वो क्वेश्चन फिर बहुत ही मजेदार, वो क्वेश्चन जो समझ जाता फिर तो जेनेटिक्स ही क्लियर हो जाएंगे। ये पता नहीं क्यों बच्चे गड़बड़ कर दिए, केवल छोटा सा दिमाग लगाया। ध्यान करो, मेंडल ने मॉर्गन ने 2 एक्सपेरिमेंट किए थे। ड्रोसोफिला पर एक क्या किया था, आई कलर और बॉडी कलर वाला कॉम्बिनेशन लिया था। एक उन्होंने क्या किया था, आई कलर के साथ विंग साइज वाला एक्सपेरिमेंट किया था। इस सवाल में बनाते समय यह थोड़ा ध्यान रखा गया कि एक की तो ले ली वैल्यू पेरेंटल वाली और एक की वैल्यू ले ली गई, दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट की वैल्यू ले ली गई वैल्यू रिकॉम्बिनेंट वाली, बस इतनी सी बात थी। पूछा था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर द जीन विद आई कलर एंड बॉडी कलर, आई और बॉडी कलर वाले जीन की पूछे, इनका पेरेंटल परसेंटेज बताना था अप टू जनरेशन में, तो कितना हो गया 98.7%। पहले एक्सपेरिमेंट में ध्यान करो, पेरेंटल कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा आते थे, और कहां 1000 में 13 मक्खियां आती थी, 1.3% आती थी केवल रिकॉम्बिनेंट्स। तो पहले एक्सपेरिमेंट की पेरेंटल कॉम्बिनेशन पूछा था, और दूसरा जो पूछा था ये, इसमें देखो क्या पूछा था, ये तो एक हो गया। दूसरे में कहा था कि आई कलर और विंग साइज। अब मिनिएचर हो सकता है, इनकी रिकॉम्बिनेंट वाली परसेंटेज पूछी थी 1000 में 372 मक्खियों वाली ना, तो इसलिए इसका आंसर हमें तो नहीं लगता, पता नहीं क्यों बच्चे ने गलत किया। तुम लोग बस ये देखे कि ऐसा पूछा गया तो वही वैल्यू होगी। अरे हमने 2 का अलग अलग कॉम्बिनेशन पूछ दिया था, तो 53 का आंसर देख लो सब लोग, कौन सा होना चाहिए फर्स्ट। ध्यान रखना, मॉर्गन के 2 एक्सपेरिमेंट की अलग अलग वैल्यू पूछी गई इसी एक ही क्वेश्चन में। हाँ, आई कलर बॉडी कलर वाला एक उसका पूछा गया था पेरेंटल कॉम्बिनेशन, और बॉडी आई कलर और विंग साइज वाले क्या पूछा गया था, रिकॉम्बिनेंट की परसेंटेज, एक ही क्वेश्चन में। इसलिए बहुत से बच्चों का आंसर उन्होंने सोचा समझा नहीं, आंसर लगा दिया। व्हेन रेड एंड वाइट फ्लावर्ड मिराबिलिस, जैसे एंटी रैंडम मैचेस होता है ना, वैसे मिराबिलिस जलापा ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस दर्शाता है। आर क्रॉस्ड ऑल पिंक फ्लावर्स आर सीन इन एबन, ठीक है, बिल्कुल मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्लास की तरह समझो, एबन ठीक है। व्हेन एबन प्रोजीनी इज सेल्फ द एक्सपेक्टेड फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो, अरे बिल्कुल थ्योरी का सवाल था यार, इनकम्प्लीट डोमिनेंस यही तो कहा जाता था,
फिनोटिपिक जीनोटिपिक सेम आता है। ऐसा सवाल मिलता जुलता भी हम करके दिखा चुके तुम्हें, इंट्रेनम वाला। कहो तो पूरा सॉल्व करके दिखाएं 58 लेकिन हमें लगता नहीं कोई इसमें कहानी है। भाई ये था रेड और वाइट कि इन्होंने कहा कि कैपिटल आर इसका क्रॉस कराया गया स्मॉल आर अर्थात वाइट फ्लावर वाले से। F1 में हम लोग जानते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा, मगर ये रेड के बजाय पिंक हो जाएगा। अब यहाँ से F2 जनरेशन निकालेंगे। चलो हमने जल्दीबाजी में पुन्नेट स्क्वायर बना लिया, और पुन्नेट स्क्वायर में समझते हैं हम लोग ये आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। अब सोचो जरा ये कैसा होगा पूरी तरह ये रेड फ्लावर होगा। ये कैसा होगा, ये हो जाएगा पिंक फ्लावर। अब पिंक को हम ज़्यादा पिंक अब कौन यहाँ से लाए तो हम चलो इससे बना दे रहे हैं। ये हो गया ऐसा फ्लावर, क्योंकि ना तो पूरी तरह वाइट, ये भी ऐसा ही हो गया, और ये फ्लावर हो गया कैसा, ऐसा। तो यहाँ जीन का कॉम्बिनेशन देखो, ये कॉम्बिनेशन अलग है, ये और ये एक जैसे हैं, ये अलग है। यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये 4 में से 1 है, ये 4 में से 2 बने, ये 4 में से 1 है जीन का कॉम्बिनेशन। तो इसलिए 1:2:1। और अगर फिनोटाइप रंगरूप का रूप देखें तो ये 4 में से 1 है, ये 4 में से 2 हैं, ये भी 4 में से 1 है। फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो समान आता है, 1:1 का आता है किसमें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। पता नहीं क्यों ये सवाल बच्चों ने गलत किया, सीधी थ्योरी बेस्ड था, ये तब भी थोड़ा बताने लायक है। फाइंड आउट जीनोटाइप ऑफ मदर एंड फादर इन पेरेंट जनरेशन। ये हम तुम्हें काफी लंबी कहानी बताया करते थे कि पहले तो तुम्हें ये पता हो कि पेडिग्री है किस प्रकार की। हम तुमसे कहते थे जब भी कोई पेडिग्री मिले तो सबसे पहले तुम ये समझो कि पेडिग्री या तो किसी डोमिनेंट डिजीज की होगी या रिसेसिव की। हमारे मन में हमेशा पहले यही आए कि पेडिग्री किसी डोमिनेंट डिजीज की है। कंफर्म करने के लिए हम एक कंडीशन बताया करते थे कि डिजीज शुड बी प्रेजेंट, नहीं, अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स मस्ट हैव अफेक्टेड पेरेंट। अगर ये लग जाए कंडीशन तो कंफर्म हो जाता था कि डोमिनेंट डिजीज की पेडिग्री है, रिसेसिव तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा, डोमिनेंट। अब डोमिनेंट में भी 2 कंडीशन हो सकती थी, या तो ऑटोसोमल डोमिनेंट होगी या रिसेसिव एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होगी। सबसे पहले इसी के बारे में विचार करेंगे। इसके लिए हम कहा करते थे कि डिजीज शुड बी प्रेजेंट इन F1 मेल एंड फीमेल बोथ। ये अगर पेरेंट जनरेशन मान ली जाए तो ये F1 जनरेशन हो गई और ये F2 जनरेशन हो गई, ये F3 जनरेशन हो गई। डिजीज शुड बी प्रेजेंट इन F1 मेल एंड फीमेल बोथ। तो देखो यहां पहले तो ये पता करें ये डोमिनेंट की है कि नहीं। अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, ये ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है, बीमार है, इनकी बात नहीं कर रहे, इसकी। मस्ट हैव अफेक्टेड पेरेंट्स, हाँ दोनों हो बहुत अच्छा, एक भी पेरेंट अगर प्रभावित है तो बीमारी इसका मतलब लागू हो रही कंडीशन डोमिनेंसी वाली। इनको चेक नहीं करेंगे, ये बीमार बच्चे नहीं, ये बीमार है तो इसके भी मम्मी पापा में से कोई कोई बीमार है, इसका मतलब पेडिग्री किसी डोमिनेंट डिजीज की है। कंफर्म हो गया। अब ये कंफर्म करना था कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि एक्स लिंक्ड। पहले ऑटोसोमल डोमिनेंट सोचेंगे, अगर यहां कंडीशन लगाएंगे यहां पर कि डिजीज शुड बी प्रेजेंट इन F1 मेल एंड फीमेल बोथ, अगर लग गई तो हमें कुछ और विचार नहीं करना, हम मान लेंगे ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ना लगती तो हम इसके बारे में सोचते, फिर आगे करनी कहानी लंबी है, फिर है ना, ऐसे 4 कंडीशन बताते थे क्लास में। तो चूंकि यहां कंडीशन ये लग रही थी अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग मस्ट हैव अफेक्टेड पेरेंट, तो इसका मतलब है बीमारी डोमिनेंट की है। और ये भी कंडीशन लग रही कि इन F1 जनरेशन डिजीज शुड बी प्रेजेंट इन F1 मेल एंड फीमेल बोथ, तो सारी कंडीशन लग रही है, इसका मतलब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट की है। अब जब कंफर्म हो गया ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो तुम्हारे मन में आना चाहिए जितने बीमार लोग हैं ऐसा लगता है मेंडल के टॉल हैं, मेंडल के टॉल, जितने बीमार लोग हैं, हर चीज को ऐसे सपोज करके पढ़ो, यानी कि जो डिजीज्ड लोग हैं वो मेंडल के टॉल हैं।
टॉल का हमें जीनोटाइप पता करने में दिक्कत होती है। वो कैपिटल टी की वजह से टॉल हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन डार्क में तो नहीं होती। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया ये स्मॉल टी है। अरे टी लिख दो, ए लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। अब ये अगर कैपिटल टी होता तो सोचो मेंडल में आल टाल आते। आल टाल है नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं होगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, कैपिटल नहीं होगा। इसलिए हो सकता है इस लड़की में इधर से ये आया, इधर से ये आया, इसलिए इसमें बीमारी नहीं आई। तो यहां मम्मी कैसी होंगी, जाइगोट, और पापा कैसे हो गए, ऐसे हो गए, ये हो गए। पक्का? कहीं ऐसा ऑप्शन देखो 80 नंबर क्वेश्चन का, फादर होना चाहिए स्मॉल ए और मदर होनी चाहिए ये है, हाँ नहीं, थर्ड वाला, फोर्थ देखो आंसर। मदर है हेट्रोजाइगस और फादर है होमोजाइगस रिसेसिव। तो क्वेश्चन नंबर 80 थोड़ा सा बताने लायक हमको लगा, अच्छा लगा। इसका आंसर हो गया फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंट, अरे इसमें क्या मतलब है, फिजिक का को फिनोटाइप कहते हैं और जीन्स वाले जीनोटाइप कहते हैं। ये तो बेकार की बात होगी पूछना। 90 नंबर क्वेश्चन, पता नहीं क्यों बच्चे गलत किए सेकंड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मॉर्गन पॉइंट, ये भी बिल्कुल थ्योरी बेस्ड था। जब मॉर्गन के पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा बनते तो उनको लगता था कि दोनों करेक्टर के जीन आपस में, एलील आपस में चिपके क्या, या जीन कह दो चिपके क्या। उसी फिजिकल एसोसिएशन को वो लिंक्ड शब्द बोल देते थे। और जब समझ रहा था तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन शब्द उन्होंने खोजे थे। और क्या इसमें फोर्थ आंसर होना चाहिए इसका 37, देख लो। ये तो थ्योरी का सवाल था, इसमें पता नहीं क्या। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हाँ लिखा है थैलेसीमिया इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर अनअफेक्टेड कैरियर, मतलब बोथ पार्टनर कैरियर। जब देखो हाँ, ये जितनी ऑटोसोमल और स्पेशली रिसेसिव डिजीज है, रिसेसिव वो तभी होती है। जैसे मेंडल का ड्वार्फ कब आता था, जब पेरेंट होमोजाइगस होते थे तब ड्वार्फिज्म आती थी, रिसेसिव लक्षण आता था नहीं, तब रिसेसिव लक्षण अपीयर नहीं होता था। इसमें तो आल टाल बनते थे ना। रिसेसिव लक्षण कब आता है, जब पेरेंट होते हैं हेट्रोजाइगस, तब जाके कहीं ये आखिरी बच्चा स्मॉल टी होता था। जब बोथ पेरेंट्स, मम्मी पापा दोनों ऐसे, अर्थात इसी का इसमें सेल्फिंग कराओ, ये एक को मम्मी मान लो, को पापा मान लो। तो ये बात सही है कि जब बहन थैलेसीमिया या कोई दूसरी भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज तभी ट्रांसमिट होती है पेरेंट्स से बच्चों में, जब दोनों मम्मी पापा के अंदर एक एक एलील उस बीमारी का आ चुका हो, अर्थात दोनों हेट्रोजाइगस हो, कैरियर हो। सही बात है। थैलेसीमिया कुड बी ड्यू टू इधर म्यूटेशन और डिलीजन विच अल्टीमेटली result in reduced rate of synthesis of one of the globin chain, ब्रैकेट में लिख भी दिया अल्फा एंड बीटा। देखो सब लोग 40 का है ना, दोनों बातें सही। म्यूटेशन बेहतर होता, डिलीजन ना भी लिखते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन फिर भी जैसा कि क्वेश्चन की दशा बता रहा कि, और ये इशारा भी कर रहे हैं कि हम दोनों पूछ रहे हैं अल्फा थैलेसीमिया बीटा थैलेसीमिया, तो ठीक है 40 का दोनों बातें सही है। जितनी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज हम लोग पढ़ते हैं वो वन जीन म्यूटेशन की वजह से ही होती है। फिर क्या लिखा है, हाउ मेनी टाइप्स एंड इन व्हाट रेशियो द गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ए डाईहाइब्रिड हेट्रोजाइगोट। डाईहाइब्रिड हेट्रोजाइगोट, इसका मतलब ये हुआ कि पूछा कि कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये है डाईहाइब्रिड हेट्रोजाइगोट्स। इसमें कितने प्रकार के गैमीट्स बनेंगे। तो हम क्या कहा करते थे, फार्मूला जो याद रखने का तरीका होता था, मेंडल का मोनोहाइब्रिड याद रखो। जैसे मोनोहाइब्रिड हम लोग पढ़ते थे क्रॉस, ये अभी मोनोहाइब्रिड नहीं, अभी तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन बना है, तब यहाँ पर आता था कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ से जब हम F2 बनाने के लिए जाते थे
तो ध्यान करो गैमेट्स बनते थे, कुछ गैमेट्स बनते थे कैपिटल टी वाले, कुछ बनते थे स्मॉल टी वाले, यानी कि 2 प्रकार बने। तो नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने का फार्मूला यही हो गया, नंबर ऑफ गैमेट्स कितने बनते हैं, जो मोनो हाइब्रिड में होता है उसी पे पावर n किया जाता है। 2 बनते मोनो हाइब्रिड में तो पावर n कर दिया, n बराबर नंबर ऑफ गड़बड़ जोड़ियां, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स, यहाँ ये भी गड़बड़ जोड़ी है और ये भी गड़बड़ जोड़ी है, तो यहाँ हो गया 2 यानी कि आंसर हो गया 4, आंसर हो गया 4। 4 प्रकार के बनेंगे, ठीक। तो 4 टाइप से बनेंगे और अनुपात क्या होगा 1:1, 4 एक एक बनेंगे चारों प्रकार के, जैसे एक एक बने हैं दोनों प्रकार के। अब ज़्यादा कहो तो बना के दिखाएं, अभी हालांकि कुछ पहले हमने करके दिखाया था, एक क्वेश्चन पहले जब वो मॉर्गन से बेस्ड पढ़ा के दिखाया था, परसेंटेज वाला रिकॉम्बिनेशन वाला पढ़ा, तो वहाँ 4 प्रकार के बना के दिखाए थे। तो इस तरह से 4 प्रकार के बनेंगे, इस अनुपात में बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 आंसर होना चाहिए 4th भाई, ठीक। नेक्स्ट हट इसलिए जाते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले पाओ। अरे यार इसको पूछने की क्या जरूरत थी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन दो, स्पर्म तो ओवम भेजा जाएगा तभी तो बच्चा बनेगा, तो खामखा का सवाल ये तो है। चलो ठीक, 65। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट सिकल सेल एनीमिया? डिजीज इज कंट्रोल्ड बाई सिंगल पेयर ऑफ एलील, हाँ बिल्कुल सही है। सिकल सेल एनीमिया, ऊंची ना कि थैलेसीमिया, तो सिकल सेल एनीमिया तो सिंगल पेयर ऑफ। ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ पार्टनर्स आर कैरियर, अभी ऐसी सवाल लगाया था, ये भी सही है। डिफेक्ट इज कास्ड बाई सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाई वैलिन, कहते थे बीटा चैन, हीमोग्लोबिन की बीटा चैन की 6वीं पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आके बैठ जाता है। कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस करके वैलिन आता है, वैलिन तो हम कहते हैं जो विजयी होता है वो ऐसे फोटो हो जाता है, विक्ट्री, वैलिन विजयी हो गया, उसकी स्पेलिंग ऐसे वी से बनाई, उसने लात मार के भगा दिया ग्लूटामिक एसिड को। तो ये भी बात सही है, तो आंसर इसका होना चाहिए 4th। सारी बातें सही हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में सारी बातें सही है, पूछने लायक सवाल था नहीं, सीधा थ्योरी का सवाल था। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सिकल सेल एनीमिया, द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगो पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन, बिल्कुल सही है। काजिंग द चेंज इन द शेप ऑफ, तभी आरबीसी एंट्री लगती है। क्लास नाटक करके दिखाया था कि जिसको सिकल सेल एनीमिया हो वो पहाड़ों पर चला जाए तो बीमार पड़ जाएगा, उसकी आरबीसी ऐंठने लगती है, ऐंठी हुई आरबीसी स्प्लीन में फंस जाती है और दफन कर दी जाती है, नतीजा खून की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाती है। ये बिल्कुल सही है। फेलियर ऑफ सिग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन रिजल्ट इन द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी नहीं करेगा, एन्यूप्लॉइडी करेगा। करके दिखाएं क्या? ज्यादा नहीं बताएंगे। जैसे मान लो ये कोई सेल है, मियोसिस होने जा रही, तो होता क्या, अब कैसे बताएं इतनी जल्दी, ऐसे बना दिया, ये क्रोमोसोम है और ये उसका साथी क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, वो तो क्रोमैटिड है। ऐसे ही हमने मान लो 4 जोड़ी बनाए, एक क्रोमैटिड, उसकी सिस्टर क्रोमैटिड, दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम की क्रोमैटिड और उसकी भी ये सिस्टर क्रोमैटिड। जब मियोसिस होता है खासतौर से एनाफेज आती है, एनाफेज फर्स्ट में तुम जानते हो कि क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं, एनाफेज 2 में क्रोमैटिड्स भी अलग हो जाती है। सपोज करो जब सब, तो कुल मिला के तुम्हें यहाँ से भी काट देना है, कोई चीज़ चिपकी न रह जाए, नतीजा कुछ स्पर्म में सीधी सीधी बनाए दे रहे, ऐसा समझो, ये चला जाएगा, ये वाली एक क्रोमैटिड ये आ गई, ये क्रोमैटिड ये आ गई, तो ये एक प्रकार का स्पर्म बन गया। दूसरे में ये आ गई। अब दूसरे में आते समय ये क्वेश्चन कर रहा है कि मान लो ये सेपरेट ना हो पाई, तो हो सकता है ये अलग ना हो पाई, तो ये इसी के साथ चली गई। ये सेपरेट नहीं हो पाई, ये संग चली गई। तो दूसरे में क्या होगा, इसकी जगह पर ब्लैंक पड़ा रहेगा और ये आ जाएगी। तीसरे में क्या होगा, ये तीसरा मान लो, ये चौथा मान लो,
यही भविष्य के 4 गैमेट्स बनते हैं। तीसरे में ये आएगी, ये आएगी, चौथे में भी ये आएगी, तीसरे में ये आएगी। ये 4 गैमेट्स बन गए। चलो यहाँ कहीं पर ये फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन हो गया, इस जगह पर ये दोनों क्रोमेटिड मान लो सेग्रीगेट नहीं हो पाएंगे, दोनों एक साथ किसी जगह। थोड़ी देर के लिए समझो, ओवा में कोई समस्या नहीं हो। ओवा में अब भाई समस्या यही आती है कि जगह थोड़ी चाहिए होती है, इसको देखते हैं छोटा करके। लो, वो सिलेक्ट हो रहा है। अब सोचो ओवा सब हम ऐसे ही बना दें क्योंकि भाई जगह हमें चाहिए। मान लो ये ओवा बिल्कुल सही है, ओवा में दूसरी जोड़ी का एक क्रोमोसोम है ये, और मान लो थोड़ी देर के लिए पहली जोड़ी का भी एक आ गया, ओवा बिल्कुल सही बना। तो सोचो अगर कहीं इस स्पर्म से ओवा को फर्टिलाइज किया तो जो बच्चा बनेगा उसमें पहली जोड़ी पर एक ये आया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। दूसरी जोड़ी पर चलो कोई दिक्कत नहीं, इधर से भी ये आ गया और इधर से भी ये आ गया। तो तुम्हें लगता है ये फर्स्ट पोजीशन पर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया। जब किसी एक दो पोजीशन पे एक दो क्रोमोसोम ज़्यादा आ जाते हैं, कम आ जाते हैं, तो इसको तो एन्यूप्लॉइडी कहते थे। जैसे ट्राइसोमी एट 23rd पोजीशन डाउन सिंड्रोम, 21st पोजीशन डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, कुछ याद आया? याद आया? और सोचो इस वाले से अगर कहीं फर्टिलाइज होता, इस वाले से ओवा को फर्टिलाइज कराते तो क्या होता है, पी वाली ना, तो सोचो क्या होता। अब ये बिगाड़ने बहुत समस्या आ रही है हमको। हाँ अब बिगड़ गया। सुनो, पीला यहां से तो आ गया, यहां से पीला आ गया, लेकिन इधर से केवल ये आता है ऑरेंज, एक आता, केवल इधर से ऑरेंज नहीं आ पाता। तो तुम इस कंडीशन को मोनोसोमी कहते हैं। तो एन्यूप्लॉइडी तब होती है जब एकाध पोजीशन पर किसी क्रोमोसोम में सेग्रीगेशन नहीं हो पाता। पॉलीप्लॉइडी तब होती है जब साइटोकाइनेसिस फेल हो जाता है। तो इसलिए इसका आंसर इतनी घास-पास हो गई। अपना देखना कौन सा है, हम तुम्हें बता चुके कि आंसर इसमें यही है। पहला तो सही था, दूसरा सही नहीं है। ठीक, तो जो भी ऐसे में लगाना पड़ता वो लगाना। पहला सही, दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। मेरे हिसाब से आंसर थर्ड होगा शायद, 32। ठीक है ना भाई? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट? अब बिल्कुल थ्योरी का लग रहा है, इसमें दिमाग लगाने का हमें नहीं लगता लगना है। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स या एक्सपर्ट, बिल्कुल सही है ना। जितने इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होते हैं वो कॉपर टी हो, चाहे बॉल्ट हो, वेजाइनल डायफ्राम हो, खुद से कोई नहीं इंसर्ट कर पाता है। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस इंक्रीज फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले। कॉपर आयन रिलीज्ड इंक्रीजेज स्पर्म मोटेलिटी, नहीं, गलत है। स्पर्म मोटेलिटी को सप्रेस करते हैं कॉपर आयन। एक पंथ दो काज वाली बात बताई थी, ये बात गलत है। तो आंसर हो गया है, इनकरेक्ट पूछा था कौन सा, थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई, इट हैज 3 एलील, ठीक है। Since there are 3 different alleles, then how many different genotypes? लो, थ्योरी का सवाल था यार, 6 आंसर होना चाहिए, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना, करके वाले दिखाने। जैसे ए ब्लड ग्रुप था तो हमने कहा था इसके लिए IA कॉम्बिनेशन हो सकता है, IA, या फिर IA और IO कॉम्बिनेशन हो सकता है। मान लो किसी का ब्लड ग्रुप B है तो इसके लिए या तो IB हो सकता है या IBIO हो सकता है। मान लो किसी का ब्लड ग्रुप है O, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ IO कॉम्बिनेशन हो सकता है। और मान लो किसी का है AB ब्लड ग्रुप, तो उसके लिए सिर्फ IA और IB हो सकता है। दोबारा लिखने थोड़ा साफ साफ, है ना। IAIB हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 बन गया। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों पढ़ो तब तक। हाँ, फेनिल कीटोनूरिया इज कास्ड बाई हाँ ठीक है, जीन फेनिल कीटोनूरिया इज कास्ड बाई म्यूटेशन इन द जीन दैट कोड्स फॉर द एंजाइम फेनिलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज। बिल्कुल सही है, थ्योरी में पढ़ाई तो बड़ी अच्छी रिएक्शन में बताते थे, सही बात है। बिसाइड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन्स पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आल्सो टेक इन अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट। थ्योरी का सवाल है, थोड़ा सा देखो जरा सब लोग। तो भाई दोनों बातें सही हैं। अब इसको हम बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में सिंपल सा डायग्राम बेस्ड सवाल था, आइडेंटिफाई करना था, ये भी गलत कर रहे हैं बच्चे, बताओ। तो फिर हम तो मायूस हो जाएंगे ऐसे। मेल के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर जिसको कॉन्डोम कहते थे, इम्प्लांट्स कॉपर टी फीमेल के लिए कॉन्डोम्स। तो ये आपस में मैच कराना था। फोर्थ आंसर खुलेआम दिख रहा है, पता नहीं क्यों ये सवाल तुमसे गलत हो रहा है। चलो आगे देखो, ABC जीनोटाइप फॉर्म्स हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमीट्स। अभी तुम्हें गैमीट्स बना के दिखाए थे, ध्यान करो। जब कहा था कि मेंडल का मोनोहाइब्रिड की सारी वैल्यू याद हों, F1 में तो कोई अनुपात पूछे ही नहीं जाता, सब एक जैसे आते हैं। लेकिन जब हम F2 बनाते हैं सारे अनुपात यही पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ जब गैमीट्स बनाते थे ये आते थे कैपिटल T वाला गैमीट्स, ये आता था स्मॉल t वाला गैमीट्स, यानी कि दो प्रकार बनते हैं गैमीट्स के। तो नंबर ऑफ गैमीट्स पूछे जाएं, अभी अभी ऐसे ही सवाल लगाया था, फिर भी गलत था। हालांकि गलत इसलिए था तुम्हें तब सोल्यूशन तो पता नहीं था। नंबर ऑफ गैमीट्स पूछने का फार्मूला होगा 2n, वेयर n इज द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स। यहाँ ये हेट्रोजाइगोट है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ए कैपिटल लेटर है दोनों, गड़बड़ नहीं है आपस में। तो यहाँ हो गया 2 आंसर आएगा। टाइप ऑफ गैमीट्स कितने बनेंगे? 4, पहला आंसर हो गया, लो खत्म, 15वें का। नेक्स्ट देखते हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%। इन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी, सही है पूरा, है ना, 45 का। इन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली, इजिली अवेलेबल, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल। कहा था कोई दवाई भी हम तभी खाएंगे जब हमारा बुखार उतरेगा, आसानी से मेडिकल स्टोर मिल जाएगी। तो ये सारे लक्षण होने चाहिए, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। देखते हैं अगला, एमनियोसेंटेसिस, सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द डेवलपिंग फीटस इज टेकन टू एनालाइज द फीटल सेल्स एंड डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस। ठीक है, तभी तो प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन कर लिया जाता था। तो कुल मिला के यहाँ सारी बातें सही हैं। तो बच्चों हम लोगों ने आज वो सारे क्वेश्चन बताए। अब देखो ऐसे तो जो बच्चा बहुत कमज़ोर है वो तो सब पूरा पेपर एक गुड़ गोबर कर रहा है, लेकिन जो ठीक ठाक पोजीशन लाते हैं बच्चे, उनके ज़्यादातर जो क्वेश्चन गलत थे वो हमने एक्सप्लेन कर दिए, है ना। सारा इसलिए नहीं किया एक तरफ से, तो तुम्हारा भी टाइम खराब होगा और तुम ढूंढते रहोगे कहाँ पे वो क्वेश्चन दिया। यहाँ कम समय में तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो चलो सारे वीडियो धीरे धीरे आएंगे, अब हम जुट गए इस काम में।